हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसएससीएम कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण। जो विनिमय साध्य विलेख हैं उनको भुगतान के लिए कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कब प्रस्तुत किया जाता है, कौन उसे प्रस्तुत कर सकता है, इस संबंध में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने प्रस्तुतिकरण का एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण का अध्ययन किया था कि विनिमय साध्य विलेख को स्वीकृति के लिए किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। जो विनिमय साध्य विलेख है उसमें से सिर्फ जो विनिमय बिल है, हमने विनिमय साध्य विलेख के प्रकारों का भी विस्तृत अध्ययन किया है, जिसमें विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट आदि आते हैं। तो जो विनिमय बिल होता है केवल उसको ही स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र और चेक आदि का स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण अनिवार्य नहीं है। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण कि विनिमय साध्य विलेख को भुगतान के लिए कब और कैसे प्रस्तुत किया जाता है। सभी प्रकार के विनिमय साध्य विलेख हैं, चाहे वह चेक हो, प्रतिज्ञा पत्र हो, विनिमय बिल हो, इन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत करना ही पड़ता है। स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण केवल विनिमय बिल का ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा पत्र होता है वह स्वयं देनदार प्रतिज्ञा करता है, तो उसमें स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। लेकिन भुगतान के लिए सभी को प्रस्तुत करना होता है। जो भुगतान की देय तिथि होती है या दर्शनार्थ बिल है तो उसे प्रस्तुत करना होता है। तो सभी प्रकार के विनिमय बिल, चाहे वह चेक है, प्रतिज्ञा पत्र है, विनिमय बिल है, इन्हें भुगतान के लिए हमें अवश्य प्रस्तुत करना पड़ता है। अब प्रस्तुत कौन करेगा? जो चेक का धारक या लेखक है या उसका कोई अभिकर्ता एजेंट नियुक्त किया हुआ है। तो चेक के धारक को उस भुगतानकर्ता बैंक को उसके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। अब चेक है तो चेक कहाँ भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा? जो भुगतानकर्ता बैंक होगा, जो शोधी बैंक होगा, और विनिमय बिल को उसके देनदार के समक्ष और प्रतिज्ञा पत्र को उसके लेखक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो चेक को हम कहाँ प्रस्तुत करते हैं? भुगतानकर्ता बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, प्रतिज्ञा पत्र को उसके लेखक के समक्ष और विनिमय बिल को देनदार के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। और यदि भुगतान की तिथि से पूर्व ही देनदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक प्रतिनिधि को भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। दिवालिया हो जाने पर विलेख का भुगतान प्राप्त करने के लिए सरकारी प्रापक के सामने विलेख का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि यदि विलेख के भुगतान से पूर्व ही विलेख के लेखक, देनदार या उसकी मृत्यु हो जाती है तो या वो दिवालिया घोषित हो जाता है, तो मृत्यु होने पर जो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी होगा यदि नियुक्त किया गया है तो उसके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और दिवालिया हो जाने पर विलेख का भुगतान उसके सरकारी प्रापक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण संबंधी क्या नियम है? जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881, उसमें कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ धाराएं दी गई हैं भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण के संबंध में। तो फर्स्ट है आपका, भुगतान के लिए विलेख का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया जाए? तो प्रस्तुतिकरण कौन करेगा? यानी जो देय तिथि है उस पर उसे भुगतान के लिए कौन प्रस्तुत करेगा? जो विलेख का धारक होगा या जो विलेख का अधिकृत एजेंट है। तो अधिनियम, यहाँ अधिनियम से आशय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो उस अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत विलेख को भुगतान के लिए प्रस्तुत करने का अधिकार केवल विलेख के धारक अथवा उसके अधिकृत एजेंट को है। और धारक की मृत्यु हो जाती है तो वैधानिक प्रतिनिधि और धारक के दिवालिया हो जाने पर सरकारी प्रापक के हाथ में चला जाता है। तो भुगतान के लिए प्रस्तुत कौन करेगा? जिसका धारक या एजेंट होगा। अब भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण का स्थान क्या होना चाहिए? आज आपको चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत करना है तो जो शोधी बैंक है या भुगतानकर्ता बैंक है, आप वहीं जाके उस चेक को प्रस्तुत करोगे तभी आपको भुगतान प्राप्त होगा। तो भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण का एक निश्चित स्थान होता है। अधिनियम की धारा 68 के अनुसार विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा पत्र जो किसी निश्चित स्थान पर देय है उन्हें धारक द्वारा उस स्थान पर भुगतान के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि उसका कोई व्यावसायिक कार्यालय है तो आप व्यावसायिक कार्यालय पर उसको भुगतान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, और नहीं तो हम निजी आवास पर भी भुगतान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।
उल्लेख में विलेख है, यदि उल्लेख में विलेख किया गया है उसके कार्यालय का स्थान का पता, तो आप वहीं पर उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा लेखक या स्वीकारकर्ता भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। और धारा 70 के अनुसार लेखक, स्वीकारक अथवा देनदार के व्यावसायिक स्थान या निवास स्थान ये भी न हो तो वह कहीं भी मिल जाए, यदि उसमें व्यावसायिक स्थान या निवास स्थान का आपको कोई पता नहीं दिया गया है तो वह कहीं भी मिल जाए, भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण का समय। अब जो चेक है तो चेक के लिए भुगतान का प्रस्तुतिकरण का समय क्या होगा, जो आपके बैंकिंग आवर्स हैं तो उन्हीं के मध्य आपको उसको भुगतान के लिए प्रस्तुत करना होगा। अधिनियम की धारा 65 के अनुसार विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान के लिए उन्हें साधारणतः व्यावसायिक समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत में जैसे बैंकों का व्यावसायिक समय अभी 10 से 4 का है तो हमें उसी के मध्य उन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत करना होता है। ये आपको पुराना दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है सावधि विलेखों का प्रस्तुतिकरण। सावधि विलेख यानी जो निश्चित समय बाद जिनका भुगतान होना है, यानी जैसे 90 दिन बाद, 60 दिन बाद, तो ऐसे विलेख को निश्चित अवधि के बाद भुगतान के लिए धारा 66 के अनुसार सावधि विलेखों का भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण विलेख की परिपक्वता तिथि पर होना चाहिए। अगर उससे पूर्व आप भुगतान के लिए प्रस्तुत करते हो तो वह प्रस्तुतिकरण व्यर्थ है। और परिपक्वता तिथि के बीत जाने के बाद भी, जैसे आजकल चेक आपके 3 मंथ्स वैलिड रहते हैं, विनिमय बिल यदि 60 दिन का है तो आप 60वें, अगर यदि हम उसके बाद उसे प्रस्तुत करते हैं उनकी मैच्योरिटी डेट निकल जाने के बाद परिपक्वता तिथि, तो भी जो बेचान करता है या धारक है अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। किश्तों में भुगतान वाले विलेख जिनका पेमेंट्स क्या होना है, इंस्टॉलमेंट्स में होना है, का प्रस्तुतिकरण। अब अधिनियम की धारा 67 के अनुसार जिन विलेखों का भुगतान किश्तों में होने की व्यवस्था है तो प्रत्येक किश्त भुगतान की तिथि के 3 दिन बाद विलेख को भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। यहाँ 3 दिन अनुग्रह दिवस के रूप में मिलते हैं। किश्त का नियत तिथि पर भुगतान न होने पर वही प्रभाव होगा जो समूचे विलेख के भुगतान न होने पर होता है, यानी आपकी लीगल लायबिलिटीज उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है चेक का प्रस्तुतिकरण उचित समय तथा लेखक एवं बैंकर के संबंधों के परिवर्तन के पूर्व किया जाना चाहिए। चेक है तो बैंकिंग आवर्स में, और जो भुगतानकर्ता बैंक है उसी बैंक के समक्ष और हमें प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट है मांग पर देय विलेख के भुगतान के लिए, यानी जो ऑन डिमांड है, धारक द्वारा प्रस्तुतिकरण विलेख प्राप्ति के बाद उचित समय में किया जाना चाहिए। बेचान से प्राप्त विलेख का प्रस्तुतिकरण धारक द्वारा उचित समय में करना चाहिए, अन्यथा जो अन्य बेचान करता है उन्हें हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे। तो ये थे आपके भुगतान के लिए विनिमय साध्य विलेखों को प्रस्तुत करने संबंधी कुछ नियम। अब यदि किन्हीं कारणवश देरी हो जाती है तो किन परिस्थितियों में देरी होने का दोष नहीं है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 75 अ में 75 अ में ये प्रावधान किया गया है कि धारक द्वारा विलेख का भुगतान अथवा स्वीकृति के लिए देरी में धारक का दोष नहीं माना जाएगा। तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है जिसमें यदि हमें भुगतान में देरी होने पर भी उस पर दोषी नहीं माना जाता है। तो इसमें आपकी फर्स्ट कंडीशन है सरकार ने प्रस्तुतिकरण पर रोक लगा दी हो, धारक किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो गया हो। नेक्स्ट है आपका धारक दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, धारक के निकट संबंधी का निधन हो गया हो, धारक के आसपास के इलाकों में दंगे या उपद्रव भड़क उठे हों, डाक से भेजा गया जो विलेख है वह विलंब से पहुंचा हो, विदेशी विनिमय साध्य विलेख की अवस्था में 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, यानी कुछ इस तरह की यदि असाधारण परिस्थितियां होती है और आप विलेख के भुगतान को परिपक्वता तिथि के बाद प्रस्तुत करते हैं तो भी धारक का दोष मतलब प्रस्तुत करने वाले का दोष नहीं माना जाता है। भुगतान के लिए विलेख का प्रस्तुतिकरण कब आवश्यक नहीं है, यानी ये तो था कि दोष नहीं माना जाएगा, अब कुछ परिस्थितियां ऐसी है जब प्रस्तुतिकरण ही आवश्यक
नहीं है। तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम धारा 76 के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में विलेख के धारक को भुगतान के लिए विलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। विलेख को प्रस्तुत किए बिना ही उसे क्या मान लिया जाता है? अनादृत, डिसऑनर्ड हम मान के अन्य पक्षकारों को भी वाद करने का अधिकार मिल जाता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है? जैसे आपका फर्स्ट है, विलेख खो जाने पर लेखक द्वारा नया विलेख लिखने से इनकार करने पर प्रस्तुतिकरण जरूरी नहीं है। नेक्स्ट परिस्थिति है, विलेख का भुगतानकर्ता उचित खोज के, मतलब आपको जिसको विलेख को भुगतान के लिए प्रस्तुत करना था वही उपलब्ध नहीं है। भुगतान का स्थान व्यावसायिक समय में बंद है। भुगतानकर्ता निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर भुगतान के लिए उपलब्ध ही ना हो, तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी? अनादृत मानी जाएगी। जब विलेख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने पर ही अनादृत कर दिया जाए, जब आपने उसे सबसे पहले हम स्वीकृति के लिए ही प्रस्तुत करते हैं, तो स्वीकृति के लिए जब प्रस्तुत किया तभी उन्होंने उस पर स्वीकृति देने से मना कर दिया हो। जब भुगतानकर्ता किसी अन्य कारण से भुगतान करने से मना कर दे, तो ये जब परिस्थितियां होती है तो जो विलेख का धारक होता है वह वाद प्रस्तुत कर सकता है। विदेशी विनिमय बिल की अवस्था में धारक और देनदार देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए, सरकार रोक लगा दे, विलेख डाक से भेजा गया हो, रास्ते में ही गुम हो जाए और बैंक द्वारा ऐसे विलेख का भुगतान करने से मना करने पर भी विलेख का प्रस्तुतिकरण आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है, विलेख का देनदार अवयस्क होने पर, अवयस्क यानी यदि वह माइनर है तो भी विलेख का प्रस्तुतिकरण आवश्यक नहीं है। विलेख का स्वीकारक विलेख का भुगतान बैंक के माध्यम से करना स्वीकार कर ले। बैंक द्वारा खिड़की पर यह नोटिस लगा दिया गया है कि भुगतान बंद हो गया, यानी बैंकिंग आवर्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट है, युद्ध की स्थिति हो जाए। पृष्ठांकनकर्ता के सहायतार्थ लिखे गए विलेख का भी प्रस्तुतिकरण आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि परिपक्वता पर भुगतान नहीं होता है। अब है चेक का भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण। चेक का भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण हम कहाँ करेंगे? जो भुगतानकर्ता बैंक है, उस समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? रेखांकित चेक है, मैंने इस पर एक पूरा वीडियो अपलोड किया है, रेखांकन क्या होता है। तो रेखांकित चेक का भुगतान चेक के धारक को बैंक की खिड़की पर नकद में नहीं किया जा सकता है। इससे चेक का भुगतान उसे के खाते में जमा द्वारा ही संभव है। और अरेखांकित चेक है तो उसका भुगतान चेक के धारक अथवा उसके एजेंट को किया जा सकता है, आप उसका नकद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए चेक उसी बैंक शाखा पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस पर ग्राहक ने चेक लिखा है। आप यदि किसी और ब्रांच में जाके पेमेंट चेक प्रस्तुत करेंगे तो भुगतान प्राप्त नहीं होगा। चेक की वैधता अवधि भारत में 3 मंथ्स है, तो हमें विदिन 3 मंथ के अंदर ही चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत करना होता है। यदि नहीं किया जाता है तो वह चेक क्या कहलाता है? स्टेल चेक, बासी चेक कहते हैं जिसे, या अवधि पार चेक भी कहा जाता है। चेक लेखक द्वारा दिए जाने के बाद धारक द्वारा उचित से चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा लेखक एवं बैंकर के संबंधों में परिवर्तन इस प्रकार हो जाता है कि जैसे ये अभी बैंक क्या है? देनदार है, बैंक को पैसा देना है, लेकिन यदि आपने किसी को पेमेंट किया, आपने तो उस स्थिति में बैंक क्या हो जाता है? लेनदार हो जाता है। तो संबंधों में परिवर्तन से पूर्व अब प्रतिज्ञा पत्र को भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण, जिस प्रकार हम विनिमय बिल को भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण करते हैं वही प्रक्रिया प्रतिज्ञा पत्र की भी है। प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण उसके धारक अथवा देनदार को यथोचित समय और निर्धारित स्थान पर करना होता है। निर्धारित स्थान हम यही उसका व्यावसायिक कार्यालय का पता दिया गया है तो व्यावसायिक कार्यालय पर, और नहीं तो उसके निजी आवास का यदि पता दिया है तो निजी आवास पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। सावधि प्रतिज्ञा पत्र जो होते हैं, यानी अब जिनमें एक निश्चित समय बाद भुगतान करना होता है, हमने ये प्रतिज्ञा पत्र के जो प्रकार पढ़े थे तब अध्ययन किया था। तो सावधि प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण उसकी परिपक्वता निर्धारित अवधि में होता है, और जो दर्शनोपरांत या मांग पर देय होते हैं लेखक के दर्शनोपरांत मांगने पर करना पड़ता है। किश्तों में देय है तो प्रत्येक किश्त की परिपक्वता अवधि में 3 दिन अनुग्रह दिवस के जोड़कर प्रस्तुतिकरण करना चाहिए भुगतान के लिए। परिपक्वता तिथि के पूर्व और अवधि के बाद, यानी मैच्योरिटी डेट के पहले या उसके बाद यदि प्रस्तुत किया जाता है तो वह प्रस्तुतिकरण अवैध माना जाता है। प्रतिज्ञा पत्र का प्रस्तुतिकरण उसके धारक अथवा एजेंट द्वारा किया जाता है।
इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।